जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस में। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ चुका है अधिगम के सिद्धांत में थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, और आज हम लोग पढ़ेंगे स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, BF स्किनर का, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, तो देखते हैं। तो जो स्किनर थे ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने अपना जो प्रयोग किया वह चूहों एवं कबूतरों पे किया, और उसमें से भी चूहों पर किया गया इनका प्रयोग सबसे अधिक प्रचलित हुआ। ठीक है, तो अच्छा, इनकी एक पुस्तक देख लेते हैं, इनकी एक बुक जो कि इम्पोर्टेंट है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस पुस्तक का नाम 2018 में यूपी टेट में पूछा जा चुका है। ठीक है ना। अच्छा, इनका जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत था इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसका एक नाम आता है आपका उत्सर्जित अनुबंधन सिद्धांत। उत्सर्जित अनुबंधन सिद्धांत। और किस नाम से जानते हैं इसको, तो ये इंस्ट्रूमेंटल होता है, इसमें जो अधिगम होता है वो इंस्ट्रूमेंटल होता है, यानी यांत्रिक होता है, तो इसको यांत्रिक अनुबंधन सिद्धांत या नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत या साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत। इस प्रयोग में जो सीखने वाला होता है वो स्वयं सक्रिय होता है, इस वजह से इसको कहते हैं सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, यानी इस स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को हम लोग उत्सर्जित अनुबंधन सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं, या ये ना देके दे दे यांत्रिक अनुबंधन सिद्धांत या नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत या साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, या कह दे सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसका है, तो ये BF स्किनर का है। ठीक है, और ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना प्रयोग चूहों एवं कबूतरों पे किया। इनकी पुस्तक का नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। तो आते हैं इनके प्रयोग पे, देखते हैं इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया क्या। इसको मिटाएं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। उत्सर्जित अनुबंधन सिद्धांत, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी या सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। बुक का नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। यह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना प्रयोग चूहों एवं कबूतरों पे किया। ठीक है ना। आइए देखते हैं स्किनर का प्रयोग एक्सपेरिमेंट। चलो, इनका जो ये प्रयोग हुआ या इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया, ये पावलोव के सिद्धांत के बाद दिया, और इन्होंने पावलोव के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि जरूरी नहीं है कि सीखने वाला किसी उद्दीपक का इंतजार ही करे या सीखने वाला किसी उद्दीपक पर निर्भर होकर सीखे। यदि उद्दीपक नहीं है तो सीखबे न करे, बल्कि इन्होंने कहा कि सीखने वाला स्वयं पहल करता है, और स्वयं पहल के पश्चात उसे जब पुनर्बलन मिलता है तो फिर उसी अनुक्रिया को बार बार दोहरा के अपनी अनुक्रिया को दृढ़ करता है और सीख जाता है। उसके लिए इन्होंने एक प्रयोग किया। उस प्रयोग में इन्होंने क्या किया, आइए देखते हैं। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष बनाया जो कि साउंड प्रूफ था, कुछ इस तरह से। इसका जो फर्श था वो जालीनुमा था। इसका फर्श है भाई,
फर्श है जालीनुमा, ठीक है, ये फर्श है। इसका इन्होंने अपने प्रयोग चूहा वाला प्रयोग देखते हैं। ये चूहा है और अपने प्रयोग में इन्होंने ये जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष बनाया, इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि एक लीवर यहां पे लग गया, लीवर, यहां पे एक तस्तरी की व्यवस्था थी, जिसमें इस लीवर के दबाने से इस तस्तरी में भोजन आता था, और यहां पे एक लाइट की व्यवस्था थी, लाइट, यहां पे एक साउंड की व्यवस्था थी, बेल, घंटी, ये है आपका तस्तरी और ये है आपका लीवर। यह एक ऐसा सिस्टम था कि इसमें इस लीवर के दबाने से एक विशेष आवाज या तो घंटी बजेगी या तो लाइट जलेगी, जैसे आप व्यवस्था सेट कर दें। अगर आप सेट कर देंगे तो लाइट के साथ इसमें कुछ भोजन आएगा, या अगर आप सेटिंग कर दें तो बेल के साथ इसमें कुछ भोजन आएगा, और भोजन जो आएगा इस लीवर के दबाने से आएगा। इसमें एक भूखे चूहों को छोड़ दिया और इसकी सारी क्रियाओं को रिकॉर्ड करने के लिए एक रिकॉर्डिंग सिस्टम ऐसा किया कि जो भी अनुक्रियाएं कर रहा है वो सारी अनुक्रियाएं एक ग्राफ पे रिकॉर्ड की जा सके। और इसका नाम जो इन्होंने दिया ये था क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष, अनुबंधन कक्ष, ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर। अब बाद में इनके शिष्यों ने, स्किनर के शिष्यों ने अपने गुरु की याद में इस क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष का नाम रख दिया स्किनर बॉक्स, स्किनर बॉक्स। और अब मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस पूरे के पूरे सिस्टम को स्किनर बॉक्स के नाम से ही जाना और पहचाना जाता है, ठीक है ना। तो इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया, एक चूहे को लिया जो कि चूहा भूखा था, उसको इन्होंने इस स्किनर बॉक्स, जिस समय प्रयोग कर रहे थे उस समय इसका नाम स्किनर बॉक्स नहीं था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष था, इस चैम्बर में डाला। ये चैम्बर जो था पूरी तरह से साउंड प्रूफ था। सिस्टम ऐसा था कि इसमें इस लीवर के दबाने से इस तस्तरी में एक विशेष आवाज के साथ भोजन आ जाता था। तो इन्होंने क्या किया कि जब चूहे को डाला, चूहा इसमें इधर उधर दौड़ धूप रहा है, उसको पता नहीं है कि कैसे ये भोजन इसमें आएगा, भूख से इधर उधर दौड़ घूम रहा है। अचानक इसका पैर इस लीवर से दबा, अचानक इसने लीवर को दबाया और एक विशेष आवाज के साथ इसमें भोजन आ गया। लेकिन शुरू में यह भोजन को देख नहीं पाया, कुछ समय पश्चात भोजन को देखा और खाया। फिर जब भूख लगी फिर इधर उधर दौड़ धूप मचाया। धीरे धीरे इसने लीवर दबाना और इस साउंड को सुन के इस चीज का आभास कर लेना कि भोजन आ गया है, भोजन को प्राप्त करना सीख लिया। जहां पे पावलोव के सिद्धांत में सीखने वाले के लिए जरूरी होता था कि उद्दीपक सक्रिय रहे और सीखने वाला निष्क्रिय था, उसका ठीक विपरीत इसमें क्या था कि सीखने वाला सक्रिय है और उद्दीपक गायब है, ठीक है। तो जब इसने ये लीवर दबाना सीख लिया और भोजन कैसे आ रहा है, भोजन मंगाना भी सीख लिया, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अब बेल को बंद करके लाइट वाला सिस्टम चालू किया। अब जब भी इसको भूख लगती थी इधर उधर दौड़ मचाता था और जैसे ही लीवर दबाता था तो एक विशेष आवाज के साथ भोजन नहीं आता था, लाइट थोड़ा सा जलती थी, क्षणिक लाइट होती थी, कुछ समय के लिए क्षणिक लाइट जलती थी और भोजन आ जाता था। बाद में इसने ये भी सीख लिया कि जो भोजन आ रहा है वो लीवर के दबाने से, लाइट के जलने से उसके बाद भोजन तस्तरी में आ रहा है। और इसके बाद इन्होंने इस बात का सामान्यीकरण किया या इस बात को स्पष्ट किया कि भोजन रूपी पुनर्बलन जो है वो लीवर को दबाने के लिए प्रेरित करता है। अगर लीवर के दबाने से इसमें भोजन नहीं आ रहा है तो शायद ये इस लीवर को दबाने के लिए परेशान नहीं होता, ठीक है ना। और दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन से तात्पर्य एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया से जिसमें पुनर्बलन के द्वारा किसी क्रिया के दोहराए जाने की प्रायिकता बढ़ाई जाती है। आइए देखते हैं, प्रयोग समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ पे सब है ठीक ठाक। तो इन्होंने क्या किया, अपने प्रयोग के आधार पे ये स्पष्ट किया कि भोजन रूपी पुनर्बलन जो है वही इसको क्रिया करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ठीक है। प्रयोग आप लोग को समझ में आ गया। आइए देखते हैं इन्होंने इस अपने प्रयोग के आधार पे कौन कौन सी बातें स्पष्ट किया। मिटा इसको।
देखिए, अगर पूछे कि इनके क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष को स्पिनर बॉक्स का नाम किसने दिया, तो इनके शिष्यों ने दिया। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया कि भोजन रूपी पुनर्बलन जो है भाई, अलग अलग रहेगा। पुनर्बलन जो है, पुनर्बलन अनुक्रिया करने के लिए, चूहे को अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, और ये जो अनुक्रिया है, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, ऐसी अनुक्रिया जो क्रिया करके ही प्रसूत मतलब उत्पन्न होना। तो क्रिया के द्वारा जो उत्पन्न हो रही अनुक्रिया, यह जो होती है, इसे जब पुनर्बलन मिलता है या उद्दीपक मिलता है तो उसे कहते हैं पुनर्बलित उद्दीपक। तो ये जो क्रिया प्रसूत अनुक्रिया है, यह पुनर्बलित उद्दीपक के द्वारा, इसके बाद जो पुनर्बलित उद्दीपक उसे मिलता है, वह अधिगम को दृढ़ करता है, अधिगम को सुदृढ़ करता है, और इन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से तात्पर्य एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है, जो प्राणी को, जो ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है जो पुनर्बलन के द्वारा, प्राणी को अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इन्होंने स्पष्ट क्या किया कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन से तात्पर्य एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया, एक ऐसी सीखने की प्रक्रिया जिसमें जो सीखने वाला है ना, उसके अधिगम प्रक्रिया को पुनर्बलन के द्वारा ही प्रेरित किया जाता है। और इन्होंने पूरा का पूरा अपना जो जोर दिया, वो पूरा का पूरा पुनर्बलन पे ही दिया, पूरा फोकस किस पे दिया, पुनर्बलन पे दिया। इन्होंने कहा कि पुनर्बलन ही सबसे प्रभावशाली कारक होता है। ठीक है ना। तो देखते हैं पुनर्बलन को इन्होंने कितने रूपों में बताया। देखो, जो पुनर्बलन होता है भाई, इसके शॉर्ट ले लिए होंगे आप लोग। एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया जिसमें पुनर्बलन के द्वारा प्राणी क्रिया करने के लिए, अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। देखो, पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, देखो, एक होता है धनात्मक पुनर्बलन और दूसरा आता है ऋणात्मक पुनर्बलन। धनात्मक पुनर्बलन कैसा है? तो ऐसा पुनर्बलन जिसकी उपस्थिति में वांछित क्रिया या अनुक्रिया के करने की प्रायिकता या संभावना भी कह सकते हैं, या संभावना
बढ़ती है या बढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं, धनात्मक पुनर्बलन। ऐसा पुनर्बलन जिसकी उपस्थिति में अनुक्रिया के करने की प्रायिकता बढ़ जाती है, सही अनुक्रिया या वांछित अनुक्रिया, सही या वांछित अनुक्रिया के करने की प्रायिकता बढ़ जाती है, उसे क्या कहेंगे, धनात्मक पुनर्बलन। जैसे प्रशंसा, कोई काम अगर कोई कर रहा है, वांछित है मतलब जो हम चाह रहे हैं वही काम कर रहा है, तो उसमें अगर आप प्रशंसा करो, वाह भाई वाह शाबाश, तो उसके वो सही अनुक्रिया करने की दर जो है और बढ़ जाएगी। प्रशंसा हो गया, सम्मान हो गया, उससे मेडल दे दो इत्यादि, ये सब किस में आएंगे, सम्मान, मेडल, पुरस्कार। हम लोग पहले बचपन में 15 अगस्त 26 जनवरी में कोई प्रोग्राम में भाग लेते थे अगर, तो क्या मिलता था, ट्रॉफी, गिलासा, ये सब क्या था, पुरस्कार था, जिससे हम लोग में पुनर्बलन आए कि हाँ बढ़िया किए हैं, अगले साल और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो वांछित अनुक्रिया के करने की प्रक्रिया या संभावना को बढ़ा दे, वो क्या कहलाएगा, धनात्मक पुनर्बलन। और ऋणात्मक पुनर्बलन क्या होता है, देखो एक होता है ऋणात्मक पुनर्बलन और एक होता है दंड, पनिशमेंट, और ये है निगेटिव रीइंफोर्समेंट। दोनों में देखो अंतर क्या होता है, ऋणात्मक पुनर्बलन और दंड में। ऋणात्मक पुनर्बलन क्या है, तो ऐसा पुनर्बलन जिसकी अनुपस्थिति में या जिसके हटाए जाने से सीखने की प्रक्रिया या सही अनुक्रिया के करने की प्रायिकता बढ़ जाए। जिसके हटाने से वांछित अनुक्रिया की दर बढ़ जाए। जैसे तेज शोर है, तेज शोर में वांछित अनुक्रिया उतना नहीं होगी, और जैसे तेज शोर को आप खत्म कर दो या उसको हटा लो, शांति हो जाएगी और सीखने की दर क्या है, बढ़ जाएगी। तो तेज शोर क्या है, ऋणात्मक पुनर्बलन है, और ऋणात्मक पुनर्बलन के हटाए जाने से सीखने की दर बढ़ जाती है। या हम कहें निंदा, कोई काम कर रहा है उसकी निंदा करो आप, और निंदा करने से क्या होगा, वो उतना मन से कर नहीं पाएगा काम। और वही निंदा ना करो, निंदा को हटा लो, जो भी कर रहा है बढ़िया से करने दो उसको। तो निंदा अगर आप नहीं कर रहे हो तो उसको हटा लेने से उसके सही अनुक्रिया की दर बढ़ जाएगी, जिसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक पुनर्बलन। और क्या हो सकता है, अपमान हो सकता है, अपमान, किसी का आप अपमान कर रहे हो, कोई काम कर रहा है तो वो दर नहीं रहेगी, वही अपमान करना छोड़ दो, तो उसके अपमान को हटा लेने से उसके सही अनुक्रिया की दर बढ़ जाएगी, तो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक पुनर्बलन इत्यादि आगे हो सकता है। अच्छा, दंड क्या है, तब ऋणात्मक पुनर्बलन में हम लोग ऋणात्मक पुनर्बलन को हटाएंगे, उससे उसकी अनुक्रिया की दर बढ़ेगी। लेकिन दंड में क्या है, अवांछित क्रिया, वांछित क्रिया दंड के द्वारा अवांछित क्रिया के न करने की, अवांछित क्रिया के, अरे भाई ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसमें, चलो ठीक, अवांछित क्रिया के, एक मिनट, कहाँ थे भाई, दंड क्या है, तो अवांछित क्रिया के न करने की संभावना बढ़ती है। जैसे अवांछित का मतलब वांछित क्रिया, अवांछित क्रिया, वांछित क्रिया का मतलब जो हम चाह रहे हैं, अवांछित क्रिया का मतलब जो क्रिया हम नहीं चाह रहे हैं। तो दंड क्या है, अवांछित क्रिया, जो क्रिया हम नहीं चाह रहे हैं वो ना करे, इसकी संभावना बढ़ती है दंड के द्वारा। जैसे कोई चोरी कर लिया तो उसको आप दंड दे दो, दंड देने से वो चोरी नहीं करेगा या चोरी करने की संभावना कम हो जाएगी। तो दंड क्या है, दंड अलग है, ऋणात्मक पुनर्बलन अलग है, धनात्मक पुनर्बलन अलग है, ठीक है ना। तो इन्होंने अपने प्रयोग में इस पुनर्बलन का भी विश्लेषण किया। आइए देखते हैं इन्होंने पुनर्बलन के बारे में क्या कहा क्या नहीं कहा। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
याद हो गया तो ठीक है, अपनी भाषा में आप लोग लिख भी सकते हो, जैसी आप लोग की इच्छा। देखते हैं इन्होंने इस पुनर्बलन का विश्लेषण कैसे किया स्पिनर महोदय ने। देखिए, इन्होंने बताया कि जो पुनर्बलन है, पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट, ये दो तरह का होता है। एक है सतत पुनर्बलन, कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। दूसरा है असतत पुनर्बलन, या इसे आंशिक पुनर्बलन भी कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस या पार्शियल पुनर्बलन। सतत पुनर्बलन क्या है? तो हर सही अनुक्रिया के बदले दिया जाने वाला पुनर्बलन सतत पुनर्बलन है। जितनी बार सही अनुक्रिया की जाए या जितनी बार सही काम किया जाए उतनी बार शाबाश बहुत अच्छे, शाबाश बहुत अच्छे, हर क्रिया पे पुनर्बलन दिया जाए तो सतत पुनर्बलन। कई अनेक अनुक्रियाओं पे दिया गया पुनर्बलन असतत पुनर्बलन, मतलब ढेर सारी अनुक्रिया किया, सही अनुक्रिया किया, उस पर एक बार पुनर्बलन दो तो वो असतत हो गया, लगातार नहीं, अतर अतर के। तो ये है सतत पुनर्बलन और ये है असतत पुनर्बलन। इन्होंने बताया कि सतत पुनर्बलन की अपेक्षा असतत पुनर्बलन ज्यादा प्रभावी होता है। ये जो है ये ज्यादा प्रभावी है। क्यों ज्यादा प्रभावी है? अगर हम लगातार सतत पुनर्बलन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सीखने वाला जो है वो अपने सीखने की प्रक्रिया को भूल के सिर्फ और सिर्फ पुनर्बलन के लिए ही काम करना शुरू कर देगा। कोई बच्चा अगर बढ़िया सवाल लगा रहा है, हर एक आंसर सही दे रहा है, उसके हर एक सही आंसर पे हम लोग शाबाश बहुत अच्छे, शाबाश बहुत अच्छे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस सवाल सीखने के लिए नहीं लगाएगा, पुनर्बलन या शाबाशी पाने के लिए लगाएगा। जैसे आप शाबाश करना बंद कर दोगे वो क्वेश्चन ही लगाना बंद कर देगा। लेकिन अगर असतत पुनर्बलन की ध्यान दें, मतलब 2 3 4 क्वेश्चन सही सही बताया, उस पर एक बार कहते बहुत अच्छे भाई शाबाश, फिर 2 4 क्वेश्चन सही सही लगाया, फिर उस पर बोले शाबाश बहुत अच्छे, तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा प्रभावशाली होगा इसकी अपेक्षा। ठीक है ना। इस असतत या आंशिक पुनर्बलन को भी 2 भागों में बांटा गया। एक है आपका आनुपातिक रेशियो या रेशनल असतत पुनर्बलन, दूसरा है कालिक या अंतराल इंटरवल। अनुपातिक क्या है? तो की गई अनुपातिक क्या है? तो की गई निश्चित संख्या में सही अनुक्रिया, सही निश्चित संख्या में की गई जो अनुक्रिया है उस पर दिया जाने वाला पुनर्बलन अनुपातिक पुनर्बलन होगा। जैसे 5वीं बार कहा उस पे कह दो शाबाश, 8वीं बार कहा निश्चित संख्या, 12वीं पे, 13वीं पे, ये क्या अनुपातिक पुनर्बलन। देखो ना, ये सतत नहीं है, लगातार नहीं है, असतत है, लेकिन संख्या पे है। 5वीं बार सही आंसर पे, 8वीं बार, 12वीं बार, 13वीं बार। और वहीं इंटरवल की अगर बात करें तो ये की गई एक निश्चित समय अंतराल के बाद, एक निश्चित समय अंतराल के बाद दिया गया पुनर्बलन है। जैसे 10 सेकंड पे, 15 सेकंड पे, 20 सेकंड पे। ये पूरा का पूरा इन्होंने जो विश्लेषण किया अपने प्रयोग के आधार पे ही किया। उसमें इन्होंने क्या देखा कि अगर हम अनुपातिक पुनर्बलन दे रहे हैं, मतलब एक संख्या के बाद दे रहे हैं, संख्या के बाद दे रहे हैं, तो वो संख्या को पहचान ले रहा है, इसमें वो लगातार काम करते जा रहा है कि अब नहीं तो अब नहीं तो अब, ये कहीं ना कहीं हमको मिलेगा पुनर्बलन। लेकिन जब अंतराल की बात करें तो 10 सेकंड 15 सेकंड वो पहचान लिया था, उस समय का इंतजार करता था कि हाँ अब इतना समय हो गया, अब इसके बाद ही आएगा, क्योंकि उसको पता था 10 सेकंड के अंतराल पे मिला, फिर 15 सेकंड के अंतराल पे मिलेगा। तो ये बीच के समय में वो प्रयास नहीं कर रहा था, जाके बैठ जाता था, चूहा जाके बैठ जाता था, देखता था अब इतना समय हो गया है 10 सेकंड या 10 मिनट, तो फिर जाके दबाता था, उसे लगता था अब मिलेगा, अब इसके बाद ही मिलेगा,
तो कहीं ना कहीं अंतराल और अनुपात में ये ज्यादा प्रभावी है। अंतराल की अपेक्षा ये आनुपातिक जो पुनर्वलन है ये इसकी अपेक्षा ज्यादा प्रभावशाली है। ये भी दो तरह का होता है, एक होता है निश्चित या स्थिर, एक होता है परिवर्त। परिवर्त ये है फिक्स्ड और ये है वर्बियल। इन दोनों में भी जो निश्चित की अपेक्षा परिवर्त वाला ज्यादा प्रभावशाली है। क्यों ज्यादा प्रभावशाली है? क्योंकि इन्होंने देखा कि जब हम एक निश्चित फिक्स्ड सही की गई निश्चित संख्या में उसको पुनर्वलन दे रहे हैं, मान लीजिए आप पांचवी अनुक्रिया सही अनुक्रिया पे उसको पुनर्वलन मिल रहा है, भाई फ्रेम में आ रहा है कि नहीं वो, मान लीजिए इसको पांचवी हर एक पांचवी एक निश्चित हर एक पांचवी सही अनुक्रिया पे पुनर्वलन मिल रहा है, तो चूहा क्या करता था, जब भी उसको भोजन की जरूरत होती थी वो जाता था 1 2 3 4 5 बार दबा के बैठ जाता था, भोजन प्राप्त कर लेता था। फिर जब भूख लगती थी उसको पता है कि एक निश्चित वाले में हर 5 बार दबाएंगे तुरंत मिल जाएगा, हर 5 बार दबाएंगे मिल जाएगा, तो जब भी भूख लगती थी जाता था 5 बार दबाता था, भोजन प्राप्त कर लेता था और उसके बाद बैठ जाता था, बीच में प्रयासरत नहीं है। लेकिन जब परिवर्त की बात करें कि कभी 5 बार दबाने पे मिला, कभी 4 बार दबाने पे मिला, तो बीच में कहीं ना कहीं हमेशा प्रयासरत रहता था। तो इस वजह से निश्चित पुनर्वलन की अपेक्षा परिवर्त पुनर्वलन जो है वो ज्यादा प्रभावशाली है। वही बात यहां भी है, इस स्थिर की अपेक्षा परिवर्त्य समयांतराल में जो दिया जाता है पुनर्वलन वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। क्योंकि उसको अंदाजा लग गया था कि अगर हर 10 मिनट में भोजन आ रहा है, हर 10 मिनट में भोजन आ रहा है, तो एक बार जब भूख लगी भोजन ले लिया, दोबारा वेट करता था कि अब हम जाएंगे दबाएंगे तब मिलेगा। 10 मिनट का अंदाजा लगाता था कि अब 10 मिनट कब होगा, उसके बाद ही हमको भोजन मिलेगा। फिर 10 मिनट का इंतजार करता था कब 10 मिनट होगा, उसके बाद ही हमको लीवर दबाना है, उसके बाद ही भोजन आएगा। लेकिन अगर बात करें परिवर्त वाले में, तो इसमें उसको श्योर नहीं होता था कि भोजन कब मिलेगा, इस वजह से वो बीच बीच में भी प्रयास रहता था। तो अगर पुनर्वलन के बारे में क्वेश्चन पूछे कि सतत पुनर्वलन और असतत पुनर्वलन में कौन सा पुनर्वलन ज्यादा प्रभावशाली होता है, तो असतत पुनर्वलन ज्यादा प्रभावशाली होता है। बच्चे को पढ़ाते समय भी हमेशा हर एक सही अनुक्रिया पे या हर एक सही उत्तर पे हम लोग को शाबाश या पुनर्वलन नहीं देना है, उसको बदल बदल के या असतत रूप से देना है, ठीक है ना। अगर अंतराल और अनुपातिक की बात करें तो इसमें अंतराल की अपेक्षा अनुपातिक वाला ज्यादा प्रभावशाली है। अगर इसमें भी निश्चित या परिवर्त की बात करें तो उसमें से भी परिवर्त वाला निश्चित की अपेक्षा ज्यादा प्रभावशाली है। इतनी बात में किसी को दिक्कत हो तो बताओ भाई, इतने में किसी भाई बहन को दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो बातें इसके शैक्षिक निहितार्थ पे, ठीक है। इधर कोई दिक्कत चल रहा है? हाँ, आते हैं इसके शैक्षिक निहितार्थ क्या थे। शैक्षिक माने शिक्षण, निहितार्थ मतलब इसका क्या प्रयोग है या क्या अनुप्रयोग है इसके, ठीक है। तो शैक्षिक निहितार्थ में पहला हम लोग देखेंगे शैक्षिक निहितार्थ। शैक्षिक निहितार्थ एजुकेशनल implications। तो इसमें पहले बात शैक्षिक निहितार्थ क्या है कि हर एक सही अनुक्रिया के बदले सही अनुक्रिया पर बच्चे को क्या देना है, पुनर्वलन देना चाहिए, और वो भी किस अनुपात में, सतत या असतत रूप से, तो असतत रूप से पुनर्वलन देना चाहिए। दूसरा क्या है, बच्चों में वांछित क्रिया उत्पन्न करने के लिए वांछित क्रिया विकसित की जा सकती है, शिक्षकों एवं माता पिता के द्वारा बच्चों में इस सिद्धांत का प्रयोग करके वांछित क्रिया या वांछित आदत विकसित की जा सकती है, वांछित आदत विकसित की जा सकती है। कैसे विकसित की जा सकती है?
वो जो भी काम कर रहा है अपने से ही अनुक्रिया करके सीख रहा है। अगर सही काम कर रहा है तो उस पर पुनर्बलन दे दिया जाए, अगर सही काम नहीं कर रहा है तो उस पर पुनर्बलन ना दिया जाए, या ऋणात्मक पुनर्बलन या दंड का सहारा लिया जाए। मिला जुला के वांछित आदत का विकास किया जा सकता है पुनर्बलन दे के। इन्होंने पूरा का पूरा अपना फोकस किस पे दिया, तो पुनर्बलन पे दिया। अगर क्वेश्चन पूछे कि किस निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने पुनर्बलन पे सबसे अधिक जोर दिया, तो नाम लेंगे आप लोग स्किनर का। लेकिन अगर पूछ ले पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो वहां पे आएंगे क्लार्क एल हल। पुनर्बलन का सिद्धांत हल ने दिया। अब पुनर्बलन पे सबसे अधिक जोर किसने दिया, तो स्किनर ने दिया। ठीक है ना। अच्छा, और क्या इसके शैक्षिक निहितार्थ है, तो सबसे बड़ी बात अभिकर्मित अधिगम, अभिकर्मित अधिगम या अभिकर्मित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड लर्निंग। इसी सिद्धांत पर आधारित है या की उत्पत्ति इसी सिद्धांत पर हुई है, इसी सिद्धांत पर उसकी उत्पत्ति हुई है। अभिकर्मित अनुदेशन, एक काम से सीखने की जो बात हुई है, बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार जो सीखता है, प्रोग्राम्ड लर्निंग, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो इसी B.F. स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से उसकी उत्पत्ति हुई है। टीचिंग शिक्षण मशीन, शिक्षण मशीन या हम लोग कहें टीचिंग मशीन, टीचिंग मशीन भी इसी प्रयोग का व्यवहारिक रूप को ही देख के ये शिक्षण मशीन का भी विकसित की गई है। तो ये सारी चीजें हैं जो शैक्षिक निहितार्थ में आती हैं। इसके अलावा पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत और स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के बीच में अगर अंतर की बात करें, तो पावलोव के, देखो ये समझ लो, ये पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है और ये स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है। इस वाले को कहते हैं एस टाइप लर्निंग थ्योरी, इसको कहते हैं आर टाइप लर्निंग थ्योरी। क्यों? क्योंकि इसमें उद्दीपक उपस्थित होता था, इसमें उद्दीपक अनुपस्थित रहता है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा कंपेरिजन कर लेते हैं हम लोग, इसको मिटा सकते हैं हम। ये पावलोव का है और ये स्किनर का है। इसमें जो है, इसमें अधिगमकर्ता या लर्नर, अधिगमकर्ता की भूमिका निष्क्रिय होती है और इसमें अधिगमकर्ता सक्रिय होता है। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा कि हम जो सीखने वाला अधिगमकर्ता है ये वातावरण पे निर्भर होता है, यानी वो उद्दीपक पे निर्भर होता है। ये उद्दीपक पे निर्भर नहीं होता है। इसकी जो अधिगम प्रक्रिया ये पुनर्बलन पे इन्होंने पुनर्बलन पर जोर दिया और ये उद्दीपक पे जोर दिए, उद्दीपक पर जोर दिए। इसमें जो अधिगम होता है वो यंत्रवत होता है। तो ये सारे उसके अंतर हैं दोनों के बीच। इसको आर टाइप लर्निंग थ्योरी, इसको एस टाइप लर्निंग थ्योरी। इस वाले में उद्दीपक उपस्थित होता है, सामने दिखता है, और इस वाले में उद्दीपक अनुपस्थित होता है। इसमें अधिगमकर्ता जो निष्क्रिय होता है, उतना एक्टिव नहीं होता है, लेकिन अधिगमकर्ता एकदम इसमें सक्रिय होता है। इन्होंने उद्दीपक पे जोड़ दिया। उद्दीपक जैसे हटा लिया जाता था, घंटी बजाता था, भोजन दे रहा है, लेकिन घंटी बजाया, कुछ देर बाद भोजन दिए, अगली बार घंटी बजाया और देर बाद भोजन दिए, घंटी बजाया और देर बाद भोजन दिए। तो धीरे धीरे उस जो सीखा हुआ उसका जो अनुबंधन हुआ था उसका विलोपन हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि उद्दीपक पे ही वो बच्चा निर्भर रहेगा सीखने वाला। इसमें वो स्वयं अनुक्रिया करेगा, और स्वयं अनुक्रिया करेगा तो अगर सही अनुक्रिया करा तो उस पर पुनर्बल मिलने पर अनुक्रिया या अधिगम दृढ़ हो जाएगा, और नहीं मिला तो आगे प्रयास करता रहेगा। तो B.F. स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत समझ गए होंगे आप लोग। पावलोव को तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। इसमें अगर किसी भाई बहन को दिक्कत होगा तो मैसेज करके बताना। बाकी आगे का क्लास हम लोग देखेंगे आगे। आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी हो सकता हो। ठीक।
ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में और इसके आगे के एक सिद्धांत को लेकर आएंगे।